नमस्कार बच्चों, आज हम हमारी इस वीडियो में हमारी क्षितिज पुस्तिका के गद्य भाग के प्रेमचंद के फटे जूते पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। देखो, ये पाठ बड़ा ही सुंदर पाठ है। इस पाठ से हमें बहुत ही सुंदर प्रेरणा मिलेगी, जिससे कि हम अपने जीवन में कुछ चीज़ों को अपनाएंगे और कुछ बुरी चीज़ों को छोड़ देंगे। तो इस पाठ में आपको देखना है कि नाम ही इस पाठ का कितना सुंदर है कि प्रेमचंद के फटे जूते। तो आप सोचो, शीर्षक में ही कितनी दरिद्रता को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। प्रेमचंद जो कि हिंदी साहित्य के बहुत बड़े ज्ञाता है, उनके पास क्या कोई जूते नहीं हैं जो उनके लिए शब्दावली का प्रयोग किया गया है कि उनके फटे जूते। तो हम ऐसे ही प्रश्नों के ऊपर, ऐसी ही बातों के ऊपर इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ चर्चा करने जा रहे हैं। तो मेरे ये सारे बच्चे इस पाठ को बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप उस समस्या को मेरे संग जोड़ सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो। देखिए बेटा, महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? प्रेमचंद के फटे जूते। पहला पॉइंट देखो, सब पहले पॉइंट पर ध्यान दो, पहली लाइन पर। प्रेमचंद के फटे जूते निबंध संस्मरण विधा में लिखा गया है। संस्मरण का मतलब होता है कि किसी चीज़ को याद करके उसके विषय में एक एक करके क्या लिखा जाए, उसकी स्मृतियों को लिखा जाए। तो ये क्या है? एक संस्मरण विधा है। विधा का मतलब रचना होता है और संस्मरण का मतलब होता है किसी का स्मरण करके, किसी को याद करके जब हम उनके बारे में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संस्मरण। आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है? जो प्रेमचंद के व्यक्तित्व फिर मुंशी प्रेमचंद जो है उनके व्यक्तित्व अर्थात उनकी पर्सनैलिटी की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज जो दिखावे की प्रवृत्ति है ना, घर में चाहे चूहे 11 का व्रत कर रहे हैं लेकिन बाहर ऐसे दिखाते हैं जैसे हम कितने बड़ी, कितनी स्ट्रॉन्ग, कितनी रिच फैमिली के हैं। चाहे घर में चूहे 11 का व्रत कर रहे हैं लेकिन हमको दिखाना कैसा है बाहर कि हम कितने बड़े, कितने अमीर ज़्यादा हैं। तो उस दिखावे की प्रवृत्ति पर एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है कि जो व्यक्ति अवसर देख करके किसी चीज़ को महत्व देता है उस बात पर व्यंग्य किया है। व्यंग्य का अर्थ होता है बच्चों, किसी भी बात को उसके लक्षणों के विपरीत प्रस्तुत करना। जैसे मैं गोरे को काला कहूँ, अमीर को गरीब कहूँ, काले को गोरा कहूँ, तो ये सारी बातें लक्षण के विपरीत हुई ना, कि व्यक्ति है कैसा और मैं बोल कैसा रहा हूँ, तो इसी को व्यंग्य कहते हैं। तो पहले पॉइंट में केवल ये बताया है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई ये जो रचना है यह केवल एक संस्मरण है। दूसरी बात, इसमें दिखावे की प्रवृत्ति पर और अवसरवादिता पर क्या किया गया है? व्यंग्य किया गया है। नंबर 2, लेखक के सामने प्रेमचंद का चित्र है। जो आपके सामने लेखक है, उन लेखक के सामने क्या है? मुंशी प्रेमचंद का चित्र है जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। यहाँ आप क्या देखोगे कि मुंशी प्रेमचंद जो है वो अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। उनके सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है, ऐसी टोपी नहीं है जैसे आप लगाते हो आज। उनके सिर पर कैसी टोपी थी? मोटे कपड़े की। कुर्ता और धोती उन्होंने पहन रखा है। कनपट्टी चिपकी हुई है, अर्थात कनपट्टी चिपकने का मतलब ये है कि कमज़ोर शरीर है, गालों की हड्डियाँ उभर आई है, पर उन पर घनी मूँछों के कारण उनका चेहरा भरा भरा सा लगता है। लेकिन जब उनकी मूँछों को देखते हैं ना तो उनकी मूँछों में वो चेहरा बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही भरा भरा लगता है। आगे तीसरा पॉइंट देखो, दूसरे पॉइंट में क्या है? उनकी पर्सनैलिटी, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है कि जब वो फ़ोटो खिंचा रहे थे तो उन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ था, सिर पर कपड़े की टोपी पहनी हुई थी, कनपट्टी चिपकी हुई थी, गालों की जो हड्डियाँ है वो उभरी हुई थी, घनी मूँछों के कारण से उनका चेहरा भरा भरा लग रहा था। तीसरा पॉइंट देखिए बेटाओ, उनके पाँवों में कैनवस के जूते थे। कैनवस कंपनी होती है तो उस कैनवस के जूते थे जिनके बंद का मतलब होता है फीता, लेस जिसको आप बोलते हो, जिनके बंद बेतरतीब ढंग से बंधे थे, मतलब तरीके से नहीं बंधे थे, ऐसे ही बांध रखे थे। लापरवाही से प्रयोग करने के कारण उनकी लोहे की पतरी निकल आई है। ऊपर जो वो लेस पे ऊपर जो होती है ना, वो लोहे की पतरी सी जिसको हम बांधते हैं तब वो ऊपर ही ऊपर दिखाई देती है हमें, तो वो लोहे की पतरी भी क्या हो गई? बाहर निकल आई है। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, ध्यान से सुनना। अब दाहिने पाँव का मतलब सीधे पाँव का जूता तो ठीक है, लेकिन बाएं जूते में बड़ा सा छेद हो जाने से अंगुली बाहर निकल आई है। अंगुली क्या निकल आई है? बाहर निकल आई है। लेखक की दृष्टि उन जूतों पर अटक गई। जो लेखक है हमारे इस पाठ के, उनकी दृष्टि किस पर अटक गई? प्रेमचंद के जूतों पर।
वे सोचने लगे कि फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है, ये पोशाक अर्थात इस तरीके के कपड़े पहन रखे और इस तरीके के जूते पहन रखे और इसमें फ़ोटो खिंचाने आए हैं, तो फ़ोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की पोशाक कैसी होगी इनकी, जिसको ये रेगुलर पहनते होंगे। हमें पता है जब हम फ़ोटो खिंचाने जाते हैं तो हम बढ़िया ढंग से तरीके के साथ जाते हैं, अच्छा पहन करके जाते हैं, अच्छे बालों को सेट करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ़ोटो में अच्छा आना चाहते हैं। तो लेखक ने यहाँ पर इसी बात पर तो सोचा है कि यदि फ़ोटो खिंचाने के इसके ये कपड़े हैं तो ये वैसे कौन से कपड़े पहनता होगा डेली में। यदि वे चाहते तो धोती को थोड़ा खींचकर उंगली ढक सकते थे। जिस अंगुली को अर्थात बाएं पांव के जूते की जो अंगुली थी उस अंगुली को वह ढक सकते थे, किससे? अपनी धोती से। फोटो पर अंकित उनकी मुस्कान उन लोगों पर व्यंग है जो सिर्फ दिखावे के लिए जीते हैं। इस पार्ट में हम ये भी देखेंगे जब वो फोटो खिंचा रहे होते हैं ना तो वो मुस्कुराते रहते हैं हल्के हल्के, और उसकी मुस्कान अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी की मुस्कान क्या बताती है कि यह उन लोगों के ऊपर व्यंग्य है, अर्थात उन लोगों के ऊपर कड़ा तमाचा है जो केवल दिखावे की ज़िंदगी जीने के लिए ही अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट 5वां पॉइंट देखो बेटाओ, लेखक प्रेमचंद के क्लेश को अपने भीतर महसूस करके मानो रोने लगता है या रोना चाहता है। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद को आखिरकार ऐसी तकलीफ क्या है कि जिससे उसे ऐसा करना पड़ रहा है, तो वो अपने आप में रोने लग जाता है। उसे लगता है कि लोग अक्सर फ़ोटो खिंचाने के लिए कोट, शादी में हम आपको पता है कि लोग जो दूल्हे का जो शेरवानी होती है, कोट होती है, वो क्या होती है? किराए पर होती है या किसी दोस्त का पहन करके आ जाते हैं वो लोग, तो कोट, यहाँ तक कि बीवी भी उधार मांग लेते हैं। ये व्यंग्य किया गया है कि फ़ोटो खिंचाने के लिए भाई तेरी बीवी को 2 मिनट के लिए मेरे पास खड़ी कर दो जिससे मैं एक फ़ोटो खिंचा लूँ और सबको ये बताऊँ कि मेरी भी शादी हो गई। तो देखो कितना गजब का व्यंग्य किया है लेखक ने यहाँ पर कि कोट, यहाँ तक कि बीवी भी उधार मांग लेते हैं। तो प्रेमचंद ने फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते क्यों नहीं मांगे? जूते कौन सी बड़ी बात है? जहाँ पर कोट और बीवी की बात की है वहाँ पर जूते तो बहुत सामान्य बात है। 6वां पॉइंट देखो बेटाओ, टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूता 5 रुपये में, अर्थात आज जूते की कीमत को ज़्यादा बताया गया है टोपी की कीमत के बजाय। मतलब इज्जत के मुकाबले बेइज्जती की कीमत ज़्यादा हो गई है आजकल, अर्थात दिखावा वाला व्यक्ति ज़्यादा महत्व पा रहा है और जो व्यक्ति दिखावा नहीं कर रहा है, जो वास्तविकता में जी रहा है, उसे नुकसान हो रहा है। तो टोपी तो 8 आने में मिल जाती है लेकिन जूता 5 रुपये में मिलता है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। निश्चय ही प्रेमचंद जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। प्रसिद्ध कथाकार होते हुए भी उनका जूता फटा हुआ था, जो बड़ा ही उनका दुर्भाग्य था। आगे देखो बेटा 7वां पॉइंट, यद्यपि परसाई जी ने, परसाई लेखक का नाम है यहाँ पर जो आपके सामने लिखा हुआ है, लेखक परसाई जी ने स्वयं का जूता भी फटा हुआ था लेकिन ऊपर से अच्छा दिखता है। परसाई जी जो थे ना हमारे इस पाठ के लेखक, उनका जूता भी फटा हुआ है लेकिन क्या हो रहा है? वो ऊपर से अच्छा दिखता है। अंगुली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे का जो तला है ना वो जाने वह जमीन पर घिसता है और रगड़ खाकर लहू लुहान हो जाता है। डेली निकलते हैं वो लेकिन जूता नीचे से फटा हुआ है, अर्थात उसको छिल रहा है, खून निकल रहा है। लेकिन जबकि मुंशी प्रेमचंद जी की उंगली दिखती है परंतु पाँव कैसा है? सुरक्षित है। दिखाई दे रहा है कि जूता फटा हुआ है, उसकी गरी भी दिखाई दे रही है लेकिन उसका पाँव तो सुरक्षित है। प्रेमचंद पर्दे का महत्व नहीं जानते जबकि लेखक उसी पर्दे के लिए कुर्बान हो रहे हैं। आज लोग दिखावे में कुर्बान हो रहे हैं, वास्तविकता से कोई परिचित नहीं है। अर्थात लेखक ने यहाँ पर कहा है कि मैं तो अपने आप को दिखावे के कारण से अपने पैर को छिला बैठा हूँ, अर्थात मेरा पैर पूरा लहूलुहान हो गया है, खून से लथपथ हो गया है। लेकिन प्रेमचंद जी ने अपने पाँव को बचा लिया और दिखावे को नहीं किया। 8वां पॉइंट देखो बेटाओ, लेखक ने उनकी रचनाओं के गरीब पात्रों का भी उल्लेख किया है, जैसे होरी, हल्कू, माधो आदि उन चरित्रों की बातें प्रेमचंद जी बनी है कि तकादे के बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाते रहे होंगे जिसकी वजह से शायद उनका जूता फट गया होगा, ऐसा लेखक का विचार है। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, होरी, हल्कू, माधो जो 3 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों नाम होरी, हल्कू और माधो, ये जो आपको तीनों नाम दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों नाम इनका एक उपन्यास है गोदान इनका एक उपन्यास है। उस गोदान उपन्यास के क्या है? पात्र है। तो इन पात्रों के लिए कहा है कि ये जो पात्र है ये भी गरीबी के कारण से बहुत तकलीफ में रहे थे। तो इसी तरीके से क्या पता मुंशी प्रेमचंद भी गरीबी के कारण से, कोई बनिए के तकादे के कारण बचने के लिए मील 2 मील पैदल चले हो, इसलिए शायद इसका जूता फट गया हो। अनुमान लगा रहे लेखक। आगे देखो बेटा 9वां पॉइंट, हो सकता है किसी सख्त चीज़ पर ठोकर मारते रहने के कारण उनका जूता फट गया हो। अनुमान लगा रहे लेखक कि उनका जूता कैसे फटा होगा, और यह भी हो सकता है कि उनके मार्ग में कोई टीला आ गया हो जिस पर उन्होंने अपना जूता आजमाया हो, और वे चाहते तो अपना रास्ता भी बदल सकते थे लेकिन उन्होंने कोई समझौता नहीं किया होगा।
अर्थात हम लोग देखते हैं ना कि जिस रास्ते पे हमें कठिनाई दिखती है उस रास्ते पे क्या करते हैं, हम बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। लेकिन शायद मुंशी प्रेमचंद ने उस टीले को बार बार ठोकर मारी होगी और अपना रास्ता चेंज नहीं किया होगा। 10वां पॉइंट देखो, अंत में लेखक महसूस करता है कि प्रेमचंद उन पर या उन लोगों पर हंस रहे हैं जो अंगुली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं। अर्थात स्वयं दिखावा तो कर रहे हैं लेकिन अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और क्या है, लेकिन जूता ऊपर से ठीक दिख रहा है उनका। और 11वां पॉइंट अंत में क्या कहता है बेटाओ, प्रेमचंद की अंगुली जरूर बाहर निकल आई है पर पाँव उनका बचा हुआ है। अगर तलुआ नष्ट हो गया तो लेखक चलेंगे कैसे। परसाई जी इस पर व्यंग और प्रश्न को बखूबी समझ रहे हैं। इस तरीके से ये हमारे पाठ का जो मुख्य पॉइंट था, मुख्य बिंदु थे, वो सभी बिंदुओं को मैंने इस वीडियो के अंदर आपके कंप्लीट कर दिए हैं। आप इन बिंदुओं को एक बार पढ़ना, समझना, समझ में नहीं आता है तो पूछना, हर पॉइंट में से क्वेश्चंस बनाना। कल की वीडियो के अंदर हम मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में जो परसाई जी ने जो प्रश्न हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।